पीले पन्नों से अध्याय 2 के चौथे भाग में आपका स्वागत है। कलुषता में प्रभा। मेरे पेट दर्द की आवृत्ति अब बढ़ती जा रही थी। दर्द प्राण ही निकाल देता था। इधर स्कूल का वर्कलोड भी कम न था। दर्द होने पर एक डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा लिया करता था, परंतु दर्द कब हो जाए कहा नहीं जा सकता था। अभी तक अल्ट्रासाउंड नहीं करा पाया था, जो पठानकोट से पहले कहीं भी नहीं था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मेरा खाना पीना बहुत अनियमित था। जितना था वो भी बहुत कम। उस समय मेरा संबंधों के प्रति एक दर्शन बना। वो ये कि कोई भी संबंध यदि सायासी है तो वो कभी ना कभी, जब उस रिश्ते की सबसे अधिक आवश्यकता हो, पराया चूक जाता है। भाई सा, बहन सी, पिता सा, मां सी, बेटे सा, बेटी सी आदि का क्या अभिप्राय। जन्मजात से भिन्न ये सब साया सी के बिना हो तो भी पराया एक सीमा तक ही, वो भी अत्यल्प ही चल पाते हैं। किसी भी रिश्ते को सायासी से हटाकर बनाया जा सकता है, लेकिन 50 वर्ष के इस जीवन में एक को छोड़कर मैंने किसी में ऐसा कलेजा देखा नहीं। शेष सामाजिकता का निर्वाह तो व्यावहारिकता हेतु ठीक है ही। टीजीटी विदाउट बीएड होने के कारण मेरा पीपीएफ भी नहीं कटता था। मैं एक ऐसी नौकरी में था जो टेम्परेरी थी और जिसमें सिविलियन होते हुए भी हमसे आर्मी मैन होने की अपेक्षा की जाती थी। मैंने सोचा यदि हमेशा के लिए इधर ही रहना है तो पीजीटी बनकर ही फायदा है। अब आर्मी स्कूल का विकल्प मैं सोचने लगा। जम्मू जोन से जीतकर आए बच्चों का श्रेय मैंने पीजीटीजी अंश 7 को ही दे दिया था। इसे सुनकर उनका गला रूंधा भी था, परंतु उनके अंदर की कलुषता शेष मात्र भी कम नहीं हुई थी। उन्हें पता चला कि मुझे पेट दर्द हो जाता है, तो उन्होंने मुझे रिजाइन कर रुड़की लौट जाने की सलाह भी दी। इसका कारण था उनका मेरे रहते हुए अपने सीनियर होने के बाद भी गौण रहना। इस बीच स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ। उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां होनी थी। फंक्शन में मैंने भी अपनी रचना पढ़ी। सीईओ ने बाद में अपनी वाइफ से मिलवाते हुए कहा, ये हैं वो शर्मा जी जिन्हें मैंने सिलेक्ट किया है। यहां भी वे मेरी नहीं आत्मशलाघा कर रहे थे। मन हुआ पीजीटी के लिए बुला विज्ञापन की झूठी बात कहने, टीजीटी सौंपने व पीपीएफ डिडक्ट ना होने की बात कहूं, फिर चुप रह गया। अपने एड्रेस में भी सीईओ ने इसी अंदाज में उस सत्र में अपने किए सिलेक्शंस का गीत गाया। एक घोषणा उन्होंने की, मिस्टर सम्राट की वजह से डिबेट में इस स्कूल के बच्चे विनर रहे, तो इस सैटरडे उन्हें स्पेशल लीव। वे चाहे तो वैष्णो देवी के दर्शन कराएं। पीजीटी जी को उनका मुझे इस प्रकार महत्व देना बुरा लग रहा था, और वे जो पीजीटीजी को नीचा दिखाने व मेरे सिलेक्शन से खुद को ऊंचा दिखाने का प्रयास कर ही रहे थे। मेरी दृष्टि में तो वो कब के गिर ही चुके थे। बाद में जब जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड पढ़ी तो ये धारणा और पुष्ट हुई कि लोगों को दूसरे का छोड़िए, अपना तक भी ये पता नहीं होता कि वे अमुक काम किस अवचेतन से कर रहे हैं। भारतीय दर्शन में इसे संस्कारों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। बहुत कम लोग ही शुद्ध व निश्चल होते हैं, मात्र वे जो ईश्वर को पूजते ही नहीं बल्कि प्रत्येक श्वास अपने साथ रखते हैं। स्कूल की पत्रिका छपनी थी।
पीजीटीजी अब अपना आंशिक मखौटा उतार चुकी थीं। उन्होंने प्रिंसिपल से साफ कहा कि डिबेटिंग टीम के साथ वे अकेली फोटो खिंचवाएंगी, क्योंकि टीम को वे ही जम्मू लेकर गई थीं। पाठक अंश 7 में वर्णित उनकी ग्लानि का स्मरण करें। ये वही थी। अब प्रिंसिपल ने मुझे अलग से बुलाकर पीजीटीजी की बात बताई तो मैंने हंसते हुए कहा, पेन से मेरी स्मार्टनेस पहले ही कम हो गई है, तो अब मेरी फोटो तो रहने दीजिए मैडम। प्रिंसिपल बहुत स्नेहमयी हो गई, बोली, आप बहुत आगे जाओगे। उसकी बात पर गुस्सा होने की बजाय इसे भी इग्नोर कर दिया। सच यह है कि मुझे वो प्रसंग बहुत ही ट्रिविलिय प्रतीत हो रहा था। प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि बस अब आप ही फोटो के लिए मना ना करना, बाकी इसे तो मैं देखती हूं इस बार। बाद में मुझे डिबेटिंग टीम की एक बच्ची ने बताया कि प्रिंसिपल मैडम ने उन लोगों को बुलाकर पूछा कि फोटो सम्राट सर के बिना होगी, बोलो। डिबेटिंग टीम ने कहा, सर नहीं होंगे तो हम उसके साथ फोटो ही नहीं देंगे। प्रिंसिपल ने पीजीटीजी को बुलाकर बच्चों की बात बता दी और पीजीटीजी के तेवर ढीले हो गए। फोटो खींची ऐसी जैसे दो देशों में से किसी एक की हार पर उसे साथ बैठाकर ली गई हो। इसमें वीर जवान मेरे पक्ष में थे तो जाहिर है मैं हारा वाला नहीं था। पीजीटीजी के श्रीमुख को सफेदी प्रदान कर नीचे फोटो दे रहा हूं। इसे मेरी ओर से शांति भावना का प्रमाण भी मान सकते हैं आप। वर्षों बाद उस पीजीटीजी से अधिक अधम शिक्षा जगत की साक्षात कलुषताओं से दो चार होना मेरी कथा में आया, जिन्हें कानूनन तो छोड़ने का प्रश्न ही नहीं, लेकिन जिनके समक्ष वो पीजीटीजी आज मुझे सौम्य लगती हैं, ईर्ष्या शिक्षा जगत की भी लाइलाज बीमारी है। साचे दरबार की जय। अगले शनिवार मैंने वैष्णो देवी पहुंचने का निर्णय लिया। शुक्रवार को स्कूल के बाद मैं जम्मू के लिए निकल लिया। पठानकोट से नेशनल हाईवे 44 से होते हुए जम्मू की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। उस शाम पठानकोट में आतंकवादियों के होने की सूचना थी। बस स्टैंड पर लाइन लगवाकर तलाशी ली जा रही थी, सेना और पुलिस ही पुलिस। बस स्टैंड के बाहर एक टैक्सी के पास नवविवाहित जोड़ा खड़ा था। मैं उन्हें देखूं और वे मुझे। वो नजरों में खौफ का बहुत दर्दनाक माहौल था। अंततः पुरुष ने पूछा, आपको जम्मू तो नहीं जाना? मैंने उन्हें बताया कि वैष्णो देवी। वे प्रसन्न हो गए, दोनों के दोनों। पुरुष ने बताया कि वे दोनों भी वहीं के दर्शनार्थी हैं। उस कैब को शेयर करके हम कटरा के लिए चल दिए। लगभग 9 बजे हम पठानकोट से निकल सके और मैं आगे और वे दोनों पिछली सीट पर। रास्ते में बताया वे दिल्ली आईआईटी के रिसर्च स्कॉलर्स थे। लव देन अरेंज मैरिज थी। पत्नी जी ने बोल रखा था कि मैरिज निर्विघ्न हो गई तो वैष्णो देवी जाएंगे। मैंने पूछा, दिल्ली से ट्रेन से सीधा क्यों नहीं, पठानकोट क्यों? उन्होंने बताया, डलहौजी से इधर। मैंने उन्हें अपना आर्मी स्कूल टीचर होने का बताया। फिर मैं उनसे डलहौजी के बारे में जानकारी जुटाता रहा। वहां की एक बोर्डिंग स्कूल का इंटरव्यू का बुलावा मुझे तब तक मिल चुका था। पठानकोट से लेकर जम्मू तक सेना व पुलिस की अचूक तलाशी। लेडी स्कॉलर डरी बंदरिया सी चिपकी हुई अपने पति के साथ बैठी थी। अब आप ये ना पूछे कि आगे बैठे मुझे उनके भाव व मुद्रा का पता कैसे चला। सुबह लगभग 2 बजे हम कटरा पहुंचे। तय हुआ साथ ही चलेंगे। होटल के एक रूम को थोड़ी देर के लिए तय कर
प्रातः लगभग 7 बजे हम तीनों ने चढ़ना शुरू किया। लेडी स्कॉलर हम दोनों से ही बली, बला का पता उसके पति को होगा। हम दोनों यहां और वो वहां। वो बेचारा इतना थक चुका था कि दूर खड़ी अपनी पत्नी भी उसे नहीं दिख पाती। मुझसे पूछता, सर दिखी क्या? मैं समझदार था इतना तो। कहता, नहीं भाई, थोड़ी देर में हम उस तक पहुंच जाएंगे। तो वो फिर कुछ ही देर में दूर। वो बहुत सहृदया थी। मेरी हालत भी खस्ता थी, तो उसने मेरा पीठ बैग भी ले लिया। 2 बैग के साथ वो जिस तेजी से चढ़ रही थी, वो देखने वाली बात थी। मां के दर्शन कर हम तीनों उसी शाम जम्मू पहुंच गए। उनकी ट्रेन थी दिल्ली के लिए और मुझे पठानकोट के लिए बस लेनी थी। वे दोनों ये भी बोले कि आप पठानकोट तक हमारे ही साथ चलना ट्रेन से। कैब जब जम्मू पहुंची तो लगभग 7 बजे रात्रि का समय होगा। जम्मू जाते ही पता चला कि थोड़ी देर पहले जम्मू रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट हुआ है। मैंने ड्राइवर को जम्मू स्टैंड पर ही उतारने को कहा। नीचे उतरा तो देखा मध्यम प्रकाश में भी उन दंपत्ति का चेहरा भय से फक पड़ा हुआ था। बंदरिया बोली, सर आप हमारे साथ रेलवे स्टेशन चलिए। अगर ट्रेन ऑपरेट हो रही होगी तो उसी में बैठ लेंगे, नहीं तो आपके साथ आप छोड़ दोगे क्या हमें यूं ही? वे दोनों बेहद भयभीत थे। मेरी दिक्कत यह थी कि मेरे दोनों पैर ऐसे हो गए थे जैसे उनमें किसी ने खपच्ची बांध दी हो, एकदम सीधे व कड़े। मुझे नगलभुर जाकर पूरे संडे रेस्ट करना था। अब इनके साथ वो बेचारी फिर मिनमिनाई, सर एक टीचर होकर हमें छोड़ दोगे क्या यूं ही? मैं कैब में पुनः बैठ गया। जम्मू स्टेशन में घुसने भी नहीं दिया गया। सभी ट्रेन रद्द। दूसरी कैब से हम फिर जम्मू बस स्टैंड। रात के 8 बजे जम्मू शहर पूरा वीरान। बसों के पहिए थम गए थे। लेडी स्कॉलर रोने लगी। हम तीनों सड़क की दूसरी तरफ आ गए। हमारे सामने दूसरी ओर 2-3 ऑटो वाले कुछ देर हमें लगभग घूरते रहे। फिर उनमें से एक हमारी तरफ आकर बड़ी अजीब सी आवाज में बोला, किधर जाना है तुम लोगों को? उसकी नजरें लेडी स्कॉलर पर और चेहरा मेरी तरफ। मुझे लगा अब विनय ठीक नहीं। कड़क आवाज में मैंने उससे पूछा, तू भैंगा है क्या बे? इधर उधर देखकर क्या बात कर रहा है? वो तनिक सा सहमा, फिर तेजी से दूसरी ओर अपने साथी के पास गया। वे दोनों अपने अपने ऑटो लेकर चले गए। लेडी स्कॉलर मेरे बिना कहे समझ गई कि अब मैं उनका साथ नहीं छोड़ने वाला। मैंने उन्हें कहा कि ये मत सोचना कि वे चले गए, वे फिर आ सकते हैं, सो 2-2 हाथ के लिए तैयार रहो। वस्तुतः वो लेडी स्कॉलर ही उनका टारगेट थी और हमारी कमजोरी। जेंट्स स्कॉलर की घिग्गी बन चुकी थी, लेकिन लेडी कुछ डर कुछ साहस के संक्रमण में थी। तभी वहां से आर्मी ऑफिसर्स की एक 8-10 गाड़ियों का काफिला गुजरा। 1-2 पर तो कुछ नहीं, लेकिन शेष सभी को उस लेडी व मैंने हाथ दिया। किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। वो जम्मू था और वो आर्मी हमारी ओर, इधर हम तीनों। इस प्रसंग से आपको क्या लगता है और होता क्या है दरअसल, इसकी मीमांसा खुद कर ले कृपया। गाड़ियों के थोड़ी देर बाद कुछ और 7-8 रोशनियां हमें दिखीं। पूर्ण दर्शित होने पर पता चला कि वे 7-8 ऑटो रिक्शा ही थे। चालक के अलावा 1-2 प्रति ऑटो अतिरिक्त आदमी लिए। मैंने मां वैष्णो को याद किया। पास आकर उन सब ने हमें चारों ओर से घेर लिया। उनमें से एक ने बदतमीजी से पूछा, कहां मरने जा रहे हो तुम लोग? हाथापाई की पूरी तैयारी व मानसिकता के साथ ये नीति का समय था। मैंने बीच की आवाज में कहा,
पठानकोट। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, मैं वहां आर्मी स्कूल में हूं। मैंने पूरा वाक्य समान टोन में बोला, लेकिन उसे स्कूल नहीं सुना। कमाल ये कि उनमें से किसी को भी नहीं। वे लगभग एक साथ बोले, आप आर्मी में हो? मैंने जेब से कुछ आईडी निकाले सान किया तो एक की आवाज आई, पहले बताना था आपको। वे साहस विलुप्त ही हो गए। अभी वे विलीन हुए ही थे कि एक टूरिस्ट बस आती दिखी। वो कोई समय नहीं था किसी ऐसी बस के आने का। मैंने मां वैष्णो को याद कर हाथ दिया। बस रुक गई। अंदर ही से एक चेहरा झांका। किधर जाना है? मैंने कहा, पठानकोट। उसने कहा, दूसरी तरफ जाके ड्राइवर से बात करो। ड्राइवर एक सरदार जी थे। मैंने उन्हें बताया कि हम दरबार गए थे। उन्होंने पूछा, तीनों नालो तुसी? मैंने कहा, नहीं, बस सफर में मिले हैं। सरदार जी ने अंतिम प्रश्न पूछा, तुसी काम शाम की कर दे हो? मैंने कहा, जी नगलपुर आर्मी स्कूल। सरदार जी ने कहा, बस तो जी फुल है मास्टर जी, केबिन ते जगह हैगी थोड़ी सी। मैंने स्वीकृति का इशारा किया। उन्होंने कंडक्टर को चिल्लाकर कहा, ओए खोल दे गेट नो। हम तीनों सरदार जी के पीछे की जगह पर बैठ गए। बस चंडीगढ़ जा रही थी तो मैंने नगलभुर व उन दोनों ने चंडीगढ़ के टिकट लिए। लेडी स्कॉलर लगभग सहज हुई थोड़ी देर बाद। बीच में बोली, आप ना होते तो? मैंने कहा, तो कोई और होता। जो मां के दरबार आई हो उसका नुकसान करेगी क्या वो? फिर वो सरदार जी को पूरा किस्सा बताने लगी। सारे सफर में मैं सोचता रहा कि अगर वे गुंडे स्कूल शब्द सुन लेते तो शायद वे डरते ना। फिर लगा कि अगर वे आर्मी सुनकर भी अपनी योजना की अंजाम देने पर उतारू हो जाते तो? अगर बेसमय ये बस ही ना आती तो? इसी महाचिंतन के साथ देर से मेरी बुद्धि थोड़ी देर से सही लेकिन सटीक बिंदु पर टिकी। अब सब अगर होता ही कैसे जी? मां के दरबार से लौट रहे थे। अंतिम पुकार भी तो उसी से की थी। यथोचित समय में नगलभुर उतर गया। नई उड़ान के दोनों पंछी गहरी नींद में थे। उन्हें क्या जगाता? हमारे साथ की कथा इतनी ही थी। व्यास के पुल पर उस रात फिर भोजन की अनियमितता मेरा बैंड बजा चुकी थी। जितने नए कपड़े मैं रुड़की से बनवाकर लाया था सब ढीले आने लगे। बेल्ट में अतिरिक्त छिद्र करवाने पड़े। दर्द कभी भी उठ जाता था। एक बार मुझे पठानकोट जाना पड़ा होम्योपैथी की दवाई लेने। लक्षण देखकर डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड की सलाह दी। कराया तो 3 छोटी छोटी पथरी स्पष्ट हुई। डॉक्टर ने कहा कि ये दवा से निकल जाएंगी। पानी खूब पिएं। दर्द के समय लेने हेतु एक लिक्विड भी दिया। उस शाम जब मैं पठानकोट लौटने लगा, मालूम हुआ कि रात को कोई बस 9 बजे से पहले स्टैंड से नहीं निकलेगी। जीप स्टैंड गया तो वहां भी सन्नाटा, वही आतंकवाद। मैं उस भयावह स्थिति में पैदल ही व्यास के पुल तक आ गया। नीचे नदी की आवाज और ऊपर पुल पर मैं अकेला। दोनों छोरों पर पुलिस। मैं देर तक पुल पर बैठा रहा। 8 बज गए। घोर तमस, कोई सवारी नहीं। उस रात एक इकाई के रूप में व्यक्ति की अस्मिता को मैंने पहली बार बहुत सूक्ष्मता से समझा। व्यक्ति अंततः एकाकी तो नहीं, परंतु भोक्ता अकेला ही है। ऐसे में किसी का बस इतना भर कह देना कि मैं साथ हूं, व्यक्ति को जीवन दे देता है। बस तमाम उम्र ऐसा कह पाने वाले और कहकर सच में निभा पाने वाले कितने हैं, विचारणीय है। शेष निज व्यवहार पर भी है, जिसे प्रायः व्यक्ति विचारता ही नहीं। हम किसी का मूल्यांकन करने वाले कौन?
अंतिम में वो सटीक आकलन तो स्वयं का ही किया जा सकता है, यदि उसे करने की आवश्यकता उसे लगे और ऐसा कर पाने का साहस भी हो उसमें तो ही। रात के 9:30 बज गए। कोई बस नहीं आई, यहां तक कि कोई बंदा तक नहीं जिससे लिफ्ट लेकर मैं नगलभुर पहुंच सकूं। उस पुल को जिस कहानीकार ने अपनी कहानी रक्तपात पंजाबी से अनुदित नाम प्रसंग संस्मरण भाग 10 में वर्णित में लिया, तो उसके पात्र भी सच्चे ही होंगे। वो पुल, वो चूड़ियां तोड़ती औरत, वो प्रेमी और उसका प्यार, सब उसी पुल पर ठहरा हुआ था। लेकिन पुल तो तेजी से चलता था, दौड़ते वाहनों से बस सड़क ठीक से दिखती है। बीते हादसों की सुगंध के लिए ठहरना पड़ता है। मुझे पता था वैसी व्यास के ऊपर की रात मेरे जीवन में बमुश्किल ही आनी है फिर, सो उसे पूरा अपने भीतर उतार लेना चाहता था मैं। करीब 9:45 बज गए। दूसरे किनारे से एक पुलिस वाला पठानकोट की चला, बीच पुल पर आकर मेरे पास रुका और बोला, इधर ही मंजा लगाओगे शाहजी आज? मैंने उसे बताया कि बस न मिलने की वजह से मैं यहां हूं। वो उस निश्चित समय का पात्र था। बोला, मैं चलता हूं आपके साथ नगलभुर। बच गए ते रात उधर ही रहूंगा। हम दोनों बच गए। रास्ते में हमने एक शानदार होटल पर डिनर लिया। उस रात वो मेरे रूम पर ही रुका। सुबह जल्दी चला गया। पीले पन्नों से अध्याय 2 का चौथा भाग यहीं समाप्त होता है। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए भाग 5।